Now today we are doing learning science class 4 chapter 11 air weather and water. अब एयर वेदर एंड वाटर इसमें हम लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, वाटर साइकिल, हेल, स्नो, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, क्लीनिंग वाटर, इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. एयर, व्हाट इज एयर? एयर आपको मालूम है एयर क्या होती है, कैसे होती है, कैसे फील करते हैं? तो दैट्स एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ है. वी ब्रीथ इन एयर. इट हेल्प्स अस टू लिव. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील मूविंग एयर. ठीक. अब जो मूविंग एयर होती है उसे कहते हैं विंड. द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. द डे टू डे चेंजेस इन द एयर अराउंड अस आर टर्म्स एंड वेदर. जो जैसे जैसे डे बाई डे चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो क्या है, और जो हमारी एयर होती है वो अकॉर्डिंग टू वेदर चेंज होती रहती है. कभी कूल है, कभी हॉट है, ठीक है ना. द वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, विंडी, सनी, स्टॉर्मी, स्नोई, ह्यूमिड, क्लाउडी और रेनी. किसी भी तरह से हो सकती है अकॉर्डिंग टू वेदर. when the remain weather remains the same at a place for a long period of time. बहुत समय तक एक ही तरह का जब वेदर बना रहता है, ठीक है ना, तो उससे कहते हैं सीजन. जैसे 3 मंथ्स में अगर बहुत तेज धूप निकल रही है तो हमारा वो समर वाला हो तो समर होता है. बहुत ज़्यादा हीट है, फिर उसके बाद रेन आनी शुरू हो जाती है तो वो रेनी सीजन हो जाता है. जब हमारे लीव्स फॉल करती हैं तो ऑटम हो जाता है, ठीक है ना. इसी तरह फ्लावर्स ब्लूम करते हैं तो दैट इज स्प्रिंग सीजन. बहुत कूल एयर्स चलती हैं, बहुत विंटर हो जाता है. तो इसी तरह अकॉर्डिंग टू टाइम वेदर चेंज होता है तो उसे एक सीज़न कहते हैं. जैसे जैसे एक सीज़न गया फिर नेक्स्ट आता है. तो वन बाय वेदर वी नो दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और डे एंड नाइट कैसे होते हैं? जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो डे एंड नाइट होते हैं. और द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन, ठीक है ना. Since the earth is round, the sun rays do not fall evenly on all the parts of the earth. ठीक है. अर्थ हमारी राउंड है तो जो सन की रेज है सभी जगह एक जैसी नहीं फॉल होती, ठीक है ना, सभी जगह. द सन शाइन्स मोर डायरेक्टली ऑन सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ. प्लीज रीड. जहाँ सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है ना, जिस जगह पे वो रीजन हॉट होता है. द रीजन दैट गेट्स स्लांटिंग रेज आर कोल्ड. जो सी डायरेक्ट नहीं पड़ रही तो वो कूल रहेगा. पोलर रीजन गेट लिटिल और नो सनलाइट ड्यूरिंग द विंटर causing them to become very cold. क्योंकि पोलर रीजन में बट वैसे भी ठंडे एरियाज होते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती और वहाँ हमेशा ठंड रहती है. रीजन इज दैट क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ती. व्हाई डज द टेम्परेचर वेरी फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून एंड अगेन इन द इवनिंग एंड नाइट? क्यों वेरी करता है? इसीलिए करता है ना, क्योंकि जब सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ रही तो वहाँ कूल रहेगा. जहाँ डायरेक्ट पड़ रही हैं जिन रीजन्स में वो हॉट रहता है. As the earth rotates around the sun, the angle of the sun rays on the earth's surface changes. अर्थ पर जो रेज पड़ती है उसका एंगल चेंज होता रहता है. मॉर्निंग में डायरेक्ट पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डे फिनिश हो रहा होता है तो उसकी रेज स्लांट होके धीरे धीरे सनसेट हो जाता है. In the afternoon, sun shines directly from the above, making it very hot in the afternoon. As the sun moves, the rays of the sun become slanted and becomes less hot. समझ आया? तो ये देखिए, स्लैंटिंग रेज जब पड़ती हैं तो क्या होता है? In some countries like Norway and Finland, the sun does not set all in certain parts of the year. The heat of the sun warms up the land and the air. Warm air being lighter rises, cool air being heavier. वार्म एयर होती है वो लाइट होती है और कूल एयर क्या होती है? हैवी होती है. rushes it to take the place of the warm air, causing wind to blow. The wind can range from a gentle breeze
to a powerful storm. Let's heat up and cool down faster than water. जब क्या होगा, वार्म एयर होगी तो लाइट होगी एयर, और कूल एयर क्या होगी, वीकेंड हैवी रेसिस्टेबल वार्म एयर कॉजिंग विंड। इसमें पढ़ेंगे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज इन द प्लेस। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, लैंड ब्रीज एट नाइट एंड सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे। देखो, वार्म एयर फ्रॉम द सी, ये देखो लैंड से कूल एयर जा रही है, फ्रॉम द सी से वार्म एयर आ गई। लैंड ब्रीज वार्म एयर आ रही है, और कूल ब्रीज कूल सी ब्रीज। सी वार्म वाटर, सी कूल। यहाँ गर्म है तो लैंड से कूल एयर जाती है, वार्म करती है, और लैंड वार्मर, सी ठंडा है तो क्या होगा, वार्म वार्मर लैंड से कूल मिक्स होती है तो ये नॉर्मल हो जाती है। अब पढ़ते हैं प्लेसेस क्लोज टू द सी। जो प्लेसेस सी के क्लोज होते हैं ड्यूरिंग द डे द विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स, जो सी से विंड ब्लो करती है, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड, जो लैंड से जो कूल एयर ब्लो कर रही है, wind blows from the land towards the sea at night is called land breeze. You know that because of the sun rays the land is hot during the day. डे में हॉट होता है, the land is hotter than the water in the sea. लैंड जो है हॉट होती है सी के वाटर से भी ज़्यादा। दिस मेक्स एयर ओवर द लैंड वार्म। तो अगर ये हीट होगा तो इसके ऊपर की एयर भी वार्म होगी, तो वार्म एयर राइज होती है, और कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टू टेक प्लेस, वो अपना प्लेस चेंज कर देती है, कॉजिंग सी ब्रीज टू ब्लो। वार्म प्लेस ऑफ द वार्म एयर कॉजिंग सी ब्रीज टू ब्लो। और एट नाइट क्या होता है, अपोजिट होता है ना, लैंड लूजेज इट्स हीट क्विकली। लैंड जल्दी से अपनी हीट वो कर लेती है, ठंडी कर लेती है, वाइल द वाटर इज स्टिल वार्म, क्योंकि पानी गर्म होता है। सो द एयर ओवर द वाटर इज वार्मर and begin to rise. Cool air from the land moves to replace the air called land breeze to blow. समझ आया? लैंड लॉसेज इट्स हीट्स क्विकली वाइल द वाटर इज स्टिल। जब पानी गर्म है तो वो लैंड जल्दी से ठंडी हो जाती है। सो द एयर ओवर द वाटर इज वार्मर एंड बिगन टू राइज। जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है तो इजीली मूव कर लेती है। कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टू रिप्लेस द वार्म एयर कॉजिंग द लैंड ब्रीज टू ब्लो। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या होता है? व्हेन वाटर इज हीटेड, वाटर गर्म होता है तो इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। वाटर वेपर चेंजेस बैक into the water when it comes in contact with cool surface. This process is called condensation. अब इवेपोरेशन होता है, जब वाटर गर्म होता है तो वाटर वेपर आते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है, और वाटर वेपर दोबारा वो पानी में चेंज होते हैं, वाटर में चेंज होते हैं, तो किस ठंडे हो जाते हैं, तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। इवेपोरेशन इज फास्टर इन हॉट, गर्म जगहों पर फास्टर होता है देन इन प्लेसेस विच हैव लो टेम्परेचर। वेट क्लोथ ड्राई बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं इवेपोरेशन की वजह से। द रेट एट विच वॉश्ड क्लोथ ड्राई डिपेंड्स ऑन अ फ्यू फैक्टर। अब किन फैक्टर्स में वॉश क्लोथ्स जो है कपड़े हैं वो सूख जल्दी जाते हैं? क्लोथ ड्राई फास्टर अंडर अ मूविंग फैन। फैन चल रहा है तब भी इवेपोरेशन फास्ट होता है, ठीक है। और इवेपोरेशन फास्टर प्रेजेंट स्ट्रोक में हवा चल रही होती है तब भी इवेपोरेशन फास्ट होता है।
क्लोथ्स ड्राई फास्टर व्हेन द सन इज स्ट्रॉन्ग, जब तेज सनलाइट होती है तब भी इवेपोरेशन स्ट्रॉन्ग होता है। वाटर फ्रॉम क्लोथ्स विल इवेपोरेट फास्ट if they are spread properly on the clothes line। अगर क्लोथ्स को हम प्रॉपर तरीके से बाहर स्प्रेड करते हैं, अच्छे से डाल देते हैं सूखने के लिए, तब भी इवेपोरेशन अच्छे से होता है। उसे हम टर्न अप करते रहते हैं तो भी अच्छे से इवेपोरेशन होता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर, कब होता है ज़्यादा? व्हेन द एयर इज ड्राई, इफ देयर इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इट विल टेक लॉन्गर फॉर क्लोथ्स टू ड्राई। अगर एयर में वाटर वेपर होंगे तो क्लोथ्स देर से सूखेंगे। It will take longer for clothes to dry. In nature, there is continuous movement of water between the earth and the atmosphere. This is the water cycle. देखिए एग्जाम ये हमारा एक्टिविटी है, इसको आप स्टडी जरूर करना। टू स्टडी इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की कैसे कंडेंसेशन होता है, इसको रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब है वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल बहुत ही इजी प्रोसेस है। पहले मैं आपको डायग्राम रीड आउट करके बताऊंगी कि कैसे हो रहा है, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सिंपल वे में पढ़ाऊंगी तो स्टडी करवाएंगे कि कैसे होता है। देखो ये वाटर है, ये है लेक्स रिवर पॉन्ड्स, इन सब का वाटर है, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होएगा तो क्या वाटर वेपर चेंजेस हो जाएगा। वाटर वेपर में से कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से क्या होगा, क्लाउड्स में जाएगा, क्लाउड्स हैवी होंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स बनेंगे और क्या होगा, इट फॉल्स एज रेन। अब रेन की उसमें फॉल हो गया तो क्या होगा, रेन वाटर फॉल्स इन द रिवर पॉन्ड्स एंड, ठीक। सन हीट से वाटर इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट से वाटर वेपर बने, वाटर वेपर से दोबारा कंडेंसेशन हुआ, दोबारा पानी बना, और वो क्लाउड्स में क्या हुआ, टाइनी ड्रॉपलेट्स बने, ड्रॉपलेट्स बिकम हैवी हो गए, हैवी होने से क्या हुआ, रेनफॉल हुई, रेनफॉल से क्या होगा, वाटर वापस रेन सी ओशन रिवर इन सब में पॉन्ड्स में आ गया। तो दिस इज द वाटर साइकिल, दिस इज वेरी इजी। वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर बनेंगे, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स में जाएगा, वो ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स हैवी ड्रॉपलेट्स में होंगे, हैवी ड्रॉपलेट्स फॉल हो जाएंगे और वो रेन, ठीक है। अब इसको हम एक प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे, द वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ। वाटर साइकिल क्या है, कंटिन्यू, ये देखो कंटिन्यूस मूवमेंट है ना, वाटर बिटवीन, पहले रिवर्स में आता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर घूम के फिर दोबारा रिवर्स में आता है, तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ। द वाटर इन द सीज एंड ओशियंस, देखो इसको भी देखते रहते हैं साथ। वाटर इन द सीज एंड ओशियंस warms up due to the sun's heat. This water evaporate into the air in the form of water vapor. Water vapor cool down and condense high up in the sky to form clouds. Inside the clouds, tiny droplets join to form the big drops of water. When the water droplets become heavy to remain in the air, they fall to the ground. In some places that are very cold, the water drops freeze in to fall. कहीं पे क्या होता है, ये वाटर ड्रॉप फ्रीज हो जाती हैं बहुत ठंडक की वजह से, वेरी कोल्ड की वजह से, तो fall down to as snow. When it rains, water reaches the river, seas, ocean, lakes, pond. The rainwater evaporate when sunlight falls on it. So the water cycle continues. It is very easy. ठीक है, this is the water cycle diagram. The hail. The hail is formed when raindrops freeze. जब रेनड्रॉप फ्रीज हो जाती है तो ये हेल का फॉर्म ले लेती है। फ्रोजन ड्रॉपलेट्स देन मिक्स विद वाटर ड्रॉपलेट्स टू मेक स्मॉल बॉल्स। जब पानी के साथ ही मिक्स हो जाती है स्मॉल बॉल्स बन जाती हैं। दीज बॉल्स फॉल टू द ग्राउंड एज हेल स्टोन, और ग्राउंड पर आकर ये हेल स्टोन्स की तरह दिखती हैं। स्नो, समटाइम वाटर वेपर फ्रीजेज इनटू टाइनी आइस क्रिस्टल्स। These ice crystals stick together to become snowflakes. If enough crystals stick together, they become heavy and fall to the ground as snow. इसमें स्नो में क्या, वाटर वेपर जब फ्रीज हो जाते हैं तो टाइनी आइस क्रिस्टल बनाते हैं, और ये आइस क्रिस्टल क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक होकर स्नोफ्लेक्स बनाते हैं।
और ये क्या है, दे बिकम हैवी एंड फॉल टू द ग्राउंड। और जब ग्राउंड पे गिरते हैं तो वो स्नो का रूप हो जाता है। ड्यू एंड फॉल on a cold morning, you see drops of the water on leaves, even though it did not rain at night. These drops are called dew drops. At night, the ground is cool. The water vapor in the air condenses on the ground to form dew. On the extremely cold night, the dew freezes to form ice, which is called frost. जब बहुत ज़्यादा cool night होती है तो dew drops freeze हो जाती है, form ice, which is called frost. Fog is formed when it is very cold. Moist air cools, causing water vapor to condense into tiny water drops. So sometimes the blanket of fog is so thick that we can hardly see ahead of us. This can lead to accident. The fog is more common in the northern parts of India. फॉग कब बनती है? जब बहुत ज़्यादा कूल होता है, द एयर मॉइस्ट होती है, कूल्स, causing water vapor to condense into tiny water droplets. अभी एक चीज़ और है, अब क्लीनिंग वाटर, ये टॉपिक है। क्लीनिंग वाटर किस तरीके से किया जाता है? वो आपको ये पता है कि 3/4 जो अर्थ का 3/4 पार्ट है वो अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। व्हाई कैंट वी ड्रिंक और यूज दिस वाटर एट होम? और हम इस वाटर को यूज क्यों नहीं कर सकते घर के लिए और अपने घर के कामों के लिए? वाटर इन द सीज एंड ओशन हैज सॉल्ट। सीज और ओशन का वाटर सॉल्टी होता है। वाटर इन द रिवर एंड लेक्स इज अनक्लीन, इट हैज इम्प्योरिटी। और लेक्स और रिवर का वाटर भी साफ नहीं है। The water becomes impure or polluted because of improper waste disposal. क्योंकि वाटर में बहुत ज़्यादा वेस्ट जाने से वाटर इम्प्योर हो गया। वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज फ्लोज इनटू द रिवर्स एंड लेक्स एंड पॉल्यूट द वाटर। जो हमारे घरों में फैक्ट्रीज में वाटर वेस्ट निकलता है वो रिवर्स में फ्लो कर देते हैं, तो जिससे वाटर पॉल्यूटेड होता है। वाटर पोल्यूशन हार्म्स एक्वेटिक एनिमल एंड कॉज वाटर बोर्न डिजीज लाइक टाइफाइड एंड सीवियर डायरिया। और जो वाटर में जो रहने वाले एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, जिससे वो भी डाई होते जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है कि टाइफाइड और डायरिया जैसी डिजीज भी आ रही है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लीन वाटर बिफोर वी यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग। हम यूज़ करने से पहले हमें वाटर को प्योर करना होगा, क्लीन करना होगा। प्यूरिफाई वाटर रिमूव्स फ्रॉम द बैक्टीरिया। प्यूरिफाई करने से क्या होगा, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स इन वाटर से रिमूव किए जा सकते हैं। इससे क्या, बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, ब्लीचिंग, ये सब करके हम वाटर को प्योर कर सकते हैं। हाउ टू प्यूरिफाई द वाटर? बॉइलिंग। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द प्यूरिफाइंग वाटर इज बाय बॉइलिंग। सबसे सिंपल मेथड है कि उसे बॉयल कर लो। इट बॉइलिंग वाटर किल्स द जर्म्स इन वाटर। बॉयल करने से वाटर में जो जर्म्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं। फिल्टर वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय पासिंग इट थ्रू अ स्पेशल वाटर फिल्टर। वाटर filters are machine that remove the insoluble impurities from a liquid. ये भी कर सकते हैं। क्लोरीनेशन, एडिंग स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरीन टू वाटर kills the germ in the water. This process is called chlorination. एक सब्सटेंस होता है क्लोरीन, उसको वाटर में अगर मिक्स कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वाटर के जो जर्म्स है वो किल किए जा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। ब्लीचिंग, ऐड ब्लीच और आयोडीन कैन ऑल्सो डिसइंफेक्ट द वाटर। आयोडीन, ब्लीच, ये भी वाटर में ऐड करके वाटर को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। यह क्विक रिकैप ऑफ लेसन। ये आप इसको शो कर रही हूँ क्योंकि होता है कि पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम होता है, आप इसको भी रीड आउट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी एक्सरसाइज है, मैं आपको ऐसे ही शो करवा रही हूँ, इसे आप फिल कर सकते हैं। इससे आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। ओके, क्योंकि सभी की बुक्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, उनमें क्वेश्चंस भी डिफरेंट होते हैं, तो प्लीज़ चेक इट आउट। एंड नाउ आवर लेसन 11th is has completed. Okay, and then we meet another chapter 12. Soon we will meet. Okay.
ओके, थैंक यू, बाय बाय।